नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होऊंगा और इन खबरों में आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ और समझ आएगा आपको कि कहां प्रशासन के लोगों को घुटने टेकने पड़े। साथ ही ये भी समझ पाएंगे कि दिलचस्प कुछ कहानी, दिलचस्प कुछ खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आज की कौन सी है 5 बड़ी खबरें। रण से पहले रणनीति, महंगाई बम, सियासत गरम, प्रशासन ने क्यों टेके घुटने, इमरती की एक कैसी दरियादिली, जब मुर्दे की कटी जैब। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा से जुड़ी हुई खबरें। 19 तारीख को चुनाव होना, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार है, तो कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर दावेदारी ठोकते हुए दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया का अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में वोटिंग से पहले एक एक विधायक और उसका वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्यसभा चुनाव के फेर में मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने वाले कांग्रेस वोटिंग से पहले 17 जून को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें विधायकों को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। रण से पहले रणनीति, राज्यसभा के रण से पहले आखिर कांग्रेस करेगी क्या? दरअसल जिस तरह की बातें सामने आ रही है, अब यह साफ हो चला है कि 2 दिनों तक विधायकों के साथ मंथन होगा। उसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर मॉक पोलिंग कराई जाएगी। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी होंगे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह। लेकिन कांग्रेस का जो प्रथम वरीयता के आधार पर अब दिग्विजय सिंह ही अधिकृत प्रत्याशी होंगे, यानी फूल सिंह बरैया सेकंड पोजीशन में रहेंगे, लेकिन प्रथम पंक्ति में दिग्विजय सिंह ही रहेंगे। और ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी लगातार, और यही रण सत्ता गवा बैठा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप मिश्रा से समझते हैं। संदीप, धीरे धीरे कर 19 जून नजदीक आ रहा है, उससे पहले राज्यसभा का रण दिखाई देने लगा है। अपने अपने तरीके से दोनों ही पार्टियां रण की जब वेदी पर खड़ी होंगी तो किस तरह की तैयारियां वो दिखाई दे रही। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि दिग्विजय सिंह के होंगे चुनाव मैदान। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि वो उसकी पहली वरीयता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है राज्यसभा में। लेकिन उसके पहले भी एक बड़ी कवायद होने जा रही है कांग्रेस पार्टी में, होगी 2 दिनों तक ये कवायद चलेगी। 17 और 18 जून को कांग्रेस पार्टी में बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक 17 तारीख को भोपाल पहुंचेंगे और सीधे बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के करीब करीब सभी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उसके पहले इसमें बैठक में चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उन पर विचार विमर्श होगा और जो वोटिंग होनी है उसकी भी यहाँ पर तैयारी की जाएगी। तो इन सारी चीजों का यहाँ पर मंथन होना है। एक एक करके विधायकों से बात की जाएगी, जो कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं विवाद की स्थितियां नजर आती हैं। उन सारी चीजों को यहाँ पर सुलझाना है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में 2 दिनों तक चल रहा था यही मंथन, तो वही चीज अब कहीं न कहीं पुनरावृत्ति कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी और एक एक नेताओं से यहाँ पर 1-to-1 चर्चा की जाएगी। लेकिन संदीप, कांग्रेस ने जैसे साफ कर दिया कि वरीयता के आधार पर दिग्विजय सिंह उनके प्रथम वरीयता में होंगे, तो फिर फूल सिंह बरैया का होगा क्या? देखिए, अगर हम वरीयता के आधार पर कहें तो भी इसको भी खुल करके नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहली वरीयता होंगे। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई सारे धड़े बटे हुए हैं। अपने आप में कई टुकड़ों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी। बहुत सारे धड़े पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में ही एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फाइनल होगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन होगा
अगला चेहरा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को खेला है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार फूल सिंह बरैया के कंधे पर बंदूक रख के चलाई है कांग्रेस पार्टी पर, तो वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। लगातार दलित विरोधी कांग्रेस को साबित किया जा रहा है कांग्रेस की भाजपा की ओर से, तो वो कहीं ना कहीं अब पेंच फंसता नजर आ रहा है। इसलिए अभी हल्के में नहीं लिया जा सकता और सीधे ये नहीं कहा जा सकता कि दिग्विजय सिंह पर दांव लगा रही है कांग्रेस पार्टी। ये 2 दिनों की बैठक यहाँ पर निर्णय करेगी कि ये यहाँ से आगे राज्यसभा कौन जाएगा। जी चलिए, आपने सही बात कही और ऐसे में ये भी समझ आ रहा है कि कोरोना का जो असर है वो कांग्रेस पर भी थोड़ा थोड़ा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए जैसी खबरें आ रही है और उसको लेकर भी अब तरह तरह की चर्चाएं हैं। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा से पहले ऐसी कई तस्वीरें आपको देखने को मिलने वाली है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान डीजल और पेट्रोल पंप में हुए नुकसान की भरपाई अब प्रदेश सरकार करने जा रही है। लिहाजा सरकार ने 1 रुपए डीजल और पेट्रोल के टैक्स में बढ़ोतरी की है। यह दाम शुक्रवार रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 3 महीने में सरकार को करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बढ़ाए गए टैक्स से सरकार को सालाना 570 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। समझते हैं क्या देखा उन्होंने। डीजल पेट्रोल जो लगभग 4 रुपए और 3.5 रुपए बढ़ गया है। पेट्रोल लगभग 4 रुपए के और डीजल 3.5 रुपए के। मध्य प्रदेश की सरकार ने दोनों पे 1-1 रुपया और एक्स्ट्रा बढ़ाया है। और वेट टैक्स में जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो वेट टैक्स में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी होना चाहिए आज की तारीख में, जिसको सरकार ने बढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर ये आम आदमी के पॉकेट से पैसा छीनने जैसा है, सीधा सीधा पैसा छीना गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़े इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, हमारी मांग है। कोरोना की मार अब डीजल और पेट्रोल के दाम तक पहुंच चुकी है। डीजल और पेट्रोल में प्रदेश की सरकार ने अचानक 1 रुपए का भार बढ़ा दिया है, जिसके कारण अब डीजल और पेट्रोल अब 82 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार जिस तरह से समस्याओं से जूझ रही थी, ये कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ करीब 2.5 महीने का, उसके कारण प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद सरकार ने इन आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए पेट्रोल का भार बढ़ा दिया है। अब पेट्रोल में कीमत जो 1 रुपए आज रात से बढ़ी है, उससे अब कहीं न कहीं अब लोगों की जेब में काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों से अब जो भाड़े का टैक्स है वो भी बढ़ेगा और इससे सारी चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल। चलिए, तो संदीप ने जायजा भी लिया और संदीप ने उन लोगों से भी बात की होगी जिनके ऊपर, जिनकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इस समय आर्थिक संकट से देश प्रदेश सभी गुजर रहे हैं। पर क्या सरकार जनता की जेब काटेगी? सवाल यही है। संदीप से समझते हैं। संदीप, पीसी शर्मा सवाल खड़े कर रहे थे, विपक्ष में है पीसी शर्मा, स्वाभाविक है कि सवाल खड़े करेंगे, लेकिन जनता की जेब पर एक बार फिर असर पड़ने वाला है। अब बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि जनता की जेब में बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए, रोजाना जो डीजल और पेट्रोल भरवाते हैं तो उसका तो असर दिखेगा, लेकिन इससे जो भाड़ा वृद्धि होगी, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। डीजल के दाम जो बढ़े हैं तो इससे कहीं ना कहीं अब जो ट्रक संचालक हैं, ट्रक के मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ से भाड़ा बढ़ाने की भी मांग करेंगे। वो बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर भाड़ा बढ़ता है तो सारी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं महंगाई का बम फूटा है, लोगों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पर लोग पहले से ही आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हैं लगातार। लेकिन अगर सरकार के पक्ष की हम बात करें तो 3 महीने के दौरान करीब 1800 करोड़ 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब अगर जिस तरह से एक रुपए का कर यहाँ पर लगाया गया सरकार की ओर से, तो 570 करोड़ रुपए का सालाना यहाँ पर सरकार को फायदा होगा। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जनता से ही वो कर वसूलने की कोशिश की है, लेकिन वो उसके परिणाम जो होंगे वो कहीं ना कहीं दूरगामी
होंगे और जनता को काफी कीमतें चुकता करनी पड़ेंगी ये भरपाई करने के लिए, इसको लेकर के। इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं विरोध की स्थितियां निर्मित हो रही है। जिस तरह से पीसी शर्मा जी ने कहा तो उनका विरोध करना लाजमी है क्योंकि विरोध में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सत्ता पक्ष के नेताओं की तो सारे नेता समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अगर हमने पूर्व मंत्री लाल सिंघार से बात की, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग से बात की, इन सभी का यही कहना है कि वर्तमान में मांग है क्योंकि प्रदेश सरकार भी आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, तो यहाँ पर ये टैक्स लगाना सरकार की मजबूरी थी। जी चलिए, सरकार की मजबूरी है या जरूरी है, लेकिन अभी तो तैयार हो जाइए, आपकी जेब से पैसा निकलने लगेगा और बढ़ा हुआ दाम आपको देना पड़ेगा और आप दे भी रहे होंगे। अभी तक आप पेट्रोल डीजल डलवा चुके होंगे। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और ये खबर मध्य प्रदेश से है और बड़ी खबर है। खबर दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और सौगात दी है, सौगात के साथ साथ कुछ समय भी बढ़ा दिया। ये खबर है मध्य प्रदेश में जो स्कूल खुलने वाले थे उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है, ऐलान किया है कि जुलाई में स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बल्कि उन्होंने उन महिलाओं को भी सौगात दी जिनके लिए पहले कहा गया था कि मास्क सिलेंगी, लेकिन मास्क के साथ साथ यूनिफॉर्म भी सिलेंगी। तो महिला स्व सहायता समूहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए सरकार उनको स्वावलंबी बनाना चाहती है और इस क्षेत्र में लगातार काम सरकार कर रही है। पहला तो ये कि उनको मास्क का काम दिया गया था, लेकिन अब यूनिफॉर्म भी उनसे सिलवाई जाएगी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, जरा सुन लेते हैं। तो ये बड़ी खबर है, महिला स्व सहायता समूहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है। मध्य प्रदेश में जो स्कूल खुलने की बात कही जा रही थी, कह दिया कि जुलाई में अब नहीं खोले जाएंगे स्कूल, यानी कुछ दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि स्थितियां बेहतर नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि इस बीच में स्व सहायता समूहों को काम मिल जाए। लिहाजा उन्होंने जब स्व सहायता समूहों के लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, तो उन्होंने एक और सौगात उनको दी है। मास्क के साथ साथ अब वो यूनिफॉर्म भी सिलेंगी। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समझते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने। संदीप, तो इस वक्त की बड़ी खबर, महिला स्व सहायता समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है और बात करने के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि जो स्कूल जुलाई में खुलने की बात पहले चर्चा थी, नहीं खुलेंगे, यानी और इंतजार करना होगा। अगस्त सितंबर में स्कूल खुलेंगे, जब भी खुलेंगे तारीख उसकी तय होगी, बताएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन आज बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने स्व सहायता समूह, जो महिलाओं के स्व सहायता समूह है, उनको एक और सौगात दी है। मास्क के साथ साथ अब वो यूनिफॉर्म सिलेंगी। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जोड़ रहे हैं, समझते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने। संदीप बताइए क्या कहा मुख्यमंत्री ने, और ये अब मान लिया जाए कि जुलाई में स्कूल नहीं खुलेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी फिलहाल कुछ ही देर पहले घोषणा की है कि जुलाई महीने में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। यानी कि जो लंबे समय से कहीं न कहीं कश्मकश का दौर चल रहा था, लोगों के बीच में यही चल रहा था कि कोरोना के संकट के बीच किस तरह से स्कूल खुलेंगे, बच्चे किस तरह से जाएंगे, क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो ये सरकार ने यहाँ पर बड़ी घोषणा की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश की महिलाओं को यहाँ पर कहीं न कहीं स्वावलंबी बनाने की कोशिश की गई है। महिलाओं को खुद उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने कोशिश की है कि वो खुद महिलाएं अब ड्रेस सिलेंगी, यूनिफॉर्म सिलेंगी, वो कहीं न कहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। क्योंकि जो महिला स्व सहायता समूह है मध्य प्रदेश में, जितने भी बड़े महिला स्व सहायता समूह हैं, तो सभी को यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से। अब जब इनको यूनिफॉर्म सिलने के लिए मिलेगा तो ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर पैसे की कमाई कर सकती हैं। जो करीब 3 महीने के दौरान इनका पूरा काम रुका पड़ा था, तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं इनकी भरपाई हो सकेगी। तो सरकार ने यहाँ पर महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया है और उनको कहीं न कहीं यहाँ पर आत्मनिर्भर मजबूत होने के लिए एक बड़ा बल मिलेगा। जी चलिए, धन्यवाद आपका। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान ही इसी उसमें होती है कि लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए वो काफी काम करते हैं। और अब मौका ऐसा है कि इस वक्त संकट दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, काम कब तक ढंग से शुरू होंगे पता नहीं, लेकिन जहां जैसा मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री उसमें रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो एक नया रास्ता ढूंढा उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों के लिए कि वो मास्क के साथ साथ यूनिफॉर्म भी सिलेंगी। पर स्कूल जाने वाले बच्चे थोड़े दिन और इंतजार करें,
अभी नहीं खुलेंगे स्कूल तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई परिजन इस बात को लेकर परेशान थे कि यदि जुलाई तक स्कूल खुल गए, क्योंकि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता बढ़ेगी, तो मुख्यमंत्री ने उसको भी समझा है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर इंदौर से है। आपको लगता है कि 15 महीने की जब सरकार हो जाए और काम करना सीख जाए नेता, तो फिर वो समझने लगते हैं कि कहां अफसर को घुटने टिकवाना है, कहां अफसर से बात करना है। ऐसा ही कुछ आज इंदौर में देखने को मिला। दरअसल आपको याद होगा, सुदर्शन गुप्ता ने कल राशन बांटा था, उसको लेकर काफी विरोध किया और वजह यह थी कि वहां काफी तादाद में लोग पहुंच गए थे और जब लोग पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, कई तरह के सवाल खड़े हुए और उस वितरण में यह भी कहा जा रहा है कि लूट मच गई। लूट तो मची, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया, लिहाजा उन्होंने मांग कर दी कि सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और जब बात नहीं बनी तो सुबह जीतू पटवारी और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए राजबाड़ा में जाकर, और फिर धरने पर बैठे तो ये तस्वीरें देखिएगा आप कि घुटने टेक होना पड़ा अफसरों को। ये वही अफसर है जो कभी खड़े होकर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहां मजबूरी रही होगी या जो भी रहा होगा, लेकिन आप देखिए वहां के एसडीएम, वहां के सीएसपी जीतू पटवारी वहां धरने पर बैठे हैं और घुटने टेक खड़े हैं अफसर। अभी तक तो हम कहते थे कि अफसरों को घुटना टेक कराया, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें कह रही है। यहाँ हाथ भी जोड़े उन्होंने, देखेंगे आपको थोड़ी देर बाद हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई देंगे। उन्होंने मान मनोबल की कि धरना समाप्त कर दीजिए साहब, चलिए आप, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार मुकदमा दर्ज करना पड़ा सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ। लेकिन ये अफसरों की तस्वीर है, इसमें वो तस्वीर भी हम दिखा पाते जिसमें वो हाथ जोड़ रहे हैं, हमने देखा है उनको हाथ जोड़ते हुए, लेकिन वो जरूर इसमें नहीं है, पर हाथ जोड़ते हुए तस्वीर भी उनके सामने आई है। और ये हम नहीं कहते, जब कोई विजुअल बयां करते हैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर पटवारी के सामने, कांग्रेस के सामने अफसर घुटना टेक हुए हैं। और हमारे संवाददाता भरत इस वक्त जुड़ रहे हैं इंदौर से, उनसे समझ लेते हैं। भरत, अफसरों को घुटने टेकने पड़े कांग्रेस के सामने? बिल्कुल मनोज जी, साफ ही तौर से देखने को मिल रहा है कि जहां कमलनाथ सरकार गिरने के बाद प्रदेश में शायद ये भूल गए हैं कि जो अफसर जो हमेशा कहते थे कि पहले कानून व्यवस्था है और फिर उसके बाद में सब कुछ, लेकिन साफ तौर से जो तस्वीरें, जो अफवाहें आज तक उड़ती आई थी कि नेताओं के सामने अफसर जो है वो बेबस होते हैं, घुटने टेक देते हैं, वो एक कहावत का ये वीडियो अब साफ तौर से सामने देखने को मिल रहा है। जहां पर राजवाड़ा पर हो रहे प्रदर्शन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक विशाल पटेल और साथ ही साथ शहर अध्यक्ष विनय बाखलीवाल वहां पर थे। तब इन्हें मनाने का जो दौर शुरू हुआ था, पहले सीएसपी वहां पर पहुंचे थे, बैठ करके इन्हें मनाया जा रहा था कि धरना प्रदर्शन खत्म कर दे। हालांकि ये प्रदर्शन बता दें कि कल हुए एक ऐसे मामले पर था जहां पर खुद पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी लोगों को राशन बांटने के लिए गए थे। केंद्रीय मंत्री तोमर जी के जन्मदिन पर ये सब जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन पुलिस को इस पूरे बात की भनक तक नहीं लगी थी कि ये कार्यक्रम इतने होता है भारत, कभी कभी भनक नहीं लगती, कभी कभी भनक लगने के साथ वहां पहुंचा नहीं जाता है। और सत्ता का खेल बड़ा निराला है, जब आप सत्ता में रहते हैं तो फिर अफसर भी भूल जाते हैं कि वहां पहुंचना है। और सत्ता का खेल ये भी होता है कि जब आप काम सीख जाते हैं तो घुटने टेक आपको होना पड़ता है। ये उदाहरण है इंदौर का, जहां अफसरों को घुटने टेक होना पड़ा। वजह यह भी हो सकती है, दरअसल वो मनाने पहुंचे थे जैसा आप बता रहे हैं, और इस समय कोरोना का संकट है तो अफसरों को लगा कि नजदीक ना पहुंचे, पता नहीं किसके पास क्या संक्रमण है, तो बेहतर है कि घुटने टेक हो जाओ। घुटने टेक दिए अफसरों ने। चलिए संदीप, अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे भरत, और ये खबर है मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते इमरती देवी ने आमजन के स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देकर जिस बिलोवा क्रेशर मार्केट को बंद कराया था, अब उसी क्रेशर मार्केट में शासकीय सर्वे नंबरों पर हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर विवादित बयान दिया। इमरती देवी ने कहा कि शासकीय सर्वे नंबर में उत्खनन बंद नहीं होगा, यहाँ के कई लोग इस उत्खनन से पल रहे हैं। जब हमने उत्खनन बंद कराया था तब सभी लोग हमारे यहाँ पहुंच गए थे और उत्खनन चालू करने की गुहार लगाई थी, इसलिए अब यह अवैध उत्खनन बिल्कुल बंद नहीं होगा। क्या कहा इमरती देवी ने, कैसी दिखाई दरिया दिली? दरअसल इमरती देवी के बारे में कहा जाता है कि वो सहज महिला है और समझती है लोगों के दर्द को, पर दर्द समझना क्या ये भी कहता है कि अवैध उत्खनन करा लीजिए? क्या कहा इमरती देवी ने, सुनिएगा। तो यहाँ पर शासकीय सर्वे पर लगातार उत्खनन हो रहा है, इस मामले में कई बार शिकायत जा चुकी है, इस मामले में क्या कर रहे हैं? उस मामले में हम कछु नहीं करेंगे, क्यों कि जे
खनन चल रहा है तो इस क्षेत्र की जनता को मजदूरी मिल रही, काऊ को ड्राइवरी मिल रही, काऊ के ट्रैक्टर लगे, कोई वहाँ मजदूरी कर रहा। हमने एक बार बंद करा, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने हमें बुरी तरह से घेर के कही कि जो क्रेशर बंद कराओगे तो हम भूखन मर जाएंगे। इसलिए हम जनता के, जो गरीब जनता है, उसके दुख में भी शामिल रहते हैं। चलिए, तो इमरती देवी थी, कह रही थी कि जनता ने एक बार हमें घेर लिया था। अपना अंदाज है उनका जैसा। चलिए संदीप से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप, इमरती के आज 2 ऑडियो और वीडियो देखने को मिले हैं। एक ऑडियो सामने आया जिसमें उन्होंने जो कहा था कि आपकी आंख निकाल ली जाएगी, और दूसरा वीडियो ये है कि जिसमें वो कह रही हैं कि जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे उनके बयान से कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में लगातार भूचाल मचा हुआ है। जिस तरह से उनके ऑडियो वायरल हुए हैं, उसका कहीं न कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी फायदा उठा रही है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार तर्क दे रही है। कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल पर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल इन्हीं चीजों पर आजकल सक्रिय है और यही चीजें वायरल करने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि चुनाव के समय पर ही अचानक इस तरह की ऑडियो और वीडियो किस तरह से वायरल हो रहे हैं। हालांकि ये भी अगर है तो इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले समय में यहाँ पर ऑडियो और वीडियो वॉर शुरू होने जा रही है। बिल्कुल संदीप, आपने ठीक कहा कि ऑडियो और वीडियो वॉर होता दिखाई देगा और उपचुनाव से पहले ऐसी कई तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। एक और खबर है, कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद उसकी जेब कट गई। मृतक की जेब से पर्स, एटीएम और मोबाइल गायब कर दिए गए। परिजन को शव जब सौंपा गया उस समय यह बात सामने आई और मृतक की पत्नी भटक रही थी उनके सामान ढूंढने के लिए, लेकिन प्रबंधन कुछ नहीं बता पाया। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुर्दे की जेब कट सकती, तो ये वो खबर है जिसमें ऐसा लगा। भरत, तो हमारे संवाददाता भरत से हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भरत से बात नहीं हुई। जो खबर सामने आ रही है, दरअसल एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, उसके बाद उसका सामान भी ले गए जेब काट कर। मरने के बाद यही हाल होते हैं। कई दफा ये देखने को मिलता है कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है, लोगों को शर्म नहीं आती। किसी व्यक्ति की जान चली गई है, उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसका परिजन परेशान, पत्नी घूमती रही, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले। उनने तो मुर्दे की जेब से भी पैसे निकाल लिए, जेब काट ली। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। तो मिड सेशन में हम इसी तरह की 5 बड़ी खबरों के साथ आपसे मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही है। कुछ ऐसी खबरें भी आती है जो शर्मसार करती है, जैसा आपने इस खबर को देखा। फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में। अभी आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।